नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में हमने अपठित बौद्ध यानी कि अपठित काव्यांश पढ़ रहे थे और हमने लगभग 7 के लगभग अपठित काव्यांश पूरे कर दिए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा जगाते हैं। यदि इनको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, समझा जाए तो सबसे अति सुखद और सबसे आनंद देने वाला विषय है ये। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो 7 विषय पढ़े, 7 अपठित काव्यांश पढ़े, उसके बाद हमारा 8वां अपठित काव्यांश आता है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, इनके भावों को समझना है, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और जरूरी है। सर पहचाना मुझे, यानी कि देखिए शुरुआत कैसी हुई अचानक, यानी कि किसी काव्य का टुकड़ा है, ये काव्यांश है ये, इसलिए इसको पढ़ करके इसके भाव निकालना आसान नहीं है। इसको थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपठित काव्यांश की हमें अभ्यास रियाज करनी पड़ती है, तब जा करके हम सहज भाव से 5 नंबर का अपने पेपर में काम सहज रूप से कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखेंगे ये 8वां जो हमारा पैरा है, इसमें क्या लिखता है? सर पहचाना मुझे, कोई आया है। सर पहचाना मुझे, बारिश में भीगता आया कोई ऐसा बारिश में भीगता हुआ। यानी कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपठित बोध के बात कुछ होती है, उसका भाव कुछ होता है। प्रस्तुत वर्णन होता है, प्रसाद गुण होता है उनके अंदर। सबसे ज्यादा बात कहीं होती है, वर्णन कहीं होता है। कौन कह रहा है भीगता हुआ आया, कौन कह रहा है, लेकिन इसका अर्थ कहीं और जाता है। सर पहचाना मुझे, बारिश में भीगता आया कोई, इस तरह से बारिश में भीगता हुआ कोई व्यक्ति आया। कपड़े कीचड़ सने और बालों में पानी, कपड़े कीचड़ सने और बालों में पानी, अर्थात पूरी तरह से भीगा हुआ। बैठा क्षण भर सुस्ताया, बोला नभ की ओर देख, आसमान की ओर देखो। यहाँ तक हम इतना ही समझ पाए। गंगा मैया पाहुन बनकर आई है। उसने मुझे बताया कि गंगा मैया पाहुन बनकर के आई है, यानी कि पाहुन होता है अतिथि, मेहमान बनकर आई है। गंगा मैया पाहुन बनने से अभिप्राय क्या हुआ? इसका मतलब गंगा मैया कुछ और अधिक जल लेकर आई है, यानी कि बाढ़ लेकर आई है। झोपड़ी में रहकर लौट गई, नहर आई बेटी की भांति। कवि कहता है कि मेरी झोंपड़ी से टकरा करके, मेरी झोंपड़ी तक छू करके वापिस गंगा मैया चली गई, बाढ़ वापिस चली गई, जैसे कि मायके आई बेटी की भांति। मायके आई बेटी की भांति यानी कि थोड़े समय के लिए आकर वापिस चली गई। 4 दीवारों से कूदती फुदकती रही, 4 दीवारों में इस तरह से कूदती फुदकती रही और खाली हाथ वापस कैसे जाती ये पता नहीं था। खाली हाथ वापस कैसे जाती? घरवाली तो बच गई। किससे? बाढ़ से। घरवाली तो बच गई, दीवारें ढही, चूल्हा बुझा, बर्तन भांडे, जो भी था सब चला गया। किसमें? बाढ़ लेकर चली गई। प्रसाद रूप में जो छोड़ करके गई, बस क्या छोड़ के गई? दुख। नैनों में थोड़ा खारा पानी, पत्नी को साथ ले, सर अब लड़ रहा हूँ। बस पत्नी को साथ ले करके अब मैं लड़ाई करता रहता हूँ, नई दीवारें खड़ी कर रहा हूँ। जो बाढ़ आई थी, झोपड़ी की दीवारों को ढा गई थी, उनको खड़ी कर रहा हूँ। गादा कीचड़ निकाल फेंक रहा हूँ। मेरा हाथ जेब की ओर जाते देख वह उठा, बोला सर पैसे नहीं चाहिए, पैसे की आवश्यकता नहीं है, जरा थोड़ा सा अकेलापन महसूस हुआ तो चला आया था आपके पास। घर गृहस्थी चौपट हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। बाढ़ ने सारी चारों तरफ हाहाकार पैदा कर दिया। रीढ़ की हड्डी मजबूत है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से मतलब अभी भी शारीरिक क्षमता बड़ी अच्छी है। सर पीठ पर हाथ थपकी देकर आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए,
कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से आप लड़ते रहो। बाढ़ की तुलना मायके आई हुई बेटी से क्यों की गई है? प्रश्न आपके लिए। यानी कि बाढ़ की तुलना मायके आई हुई बेटी से इसलिए की गई है क्योंकि उसका गंगा के प्रति पवित्र भाव है, इसलिए वह उसके आगमन को अपशकुन नहीं मानता है, नहीं मानता है। बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ा? बाढ़ का कारण कवि का मकान, सारे बर्तन भांडे सब गंगा मैया लेकर चली गई, नष्ट हो गया। सर का हाथ जेब की ओर क्यों गया होगा? सर का सोचा होगा कि संकटग्रस्त बच्चे को थोड़ी सी मैं मदद कर दूं, उसको थोड़ा सा फायदा दे दूं। और इसके बाद जो है आगंतुक सर के घर क्यों आया था? आगंतुक विद्यार्थी सर से आशीर्वाद लेने, सहारा पाने और अपने को दुख को बतलाने के लिए आया था। कैसे कर सकते हैं कि आगंतुक स्वाभिमानी और संघर्षशील व्यक्ति था? आगंतुक विद्यार्थी का घर प्राकृतिक आपदा से उजड़ गया था, उसका सहायता पाने का हक बनता था। सर ने बिना मांगे सहायता देनी चाहिए, किंतु उसके धन लेने की इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि स्वाभिमानी और संघर्षशील व्यक्ति है। इससे आगे प्रिय विद्यार्थियों हम ये पैरा पढ़ रहे हैं जो आपके लिए है, इम्पोर्टेंट पैरा है। ये पैरा देखिए, आपके लिए पहले परीक्षा में ये 2-3 बार आया है आपके लिए, पहले परीक्षाओं में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुम नहीं चाहते थे क्या फूल खिले, भौरे गूंजे तितलियां उड़े, नहीं चाहते थे तुम शरद आकाश, वसंत की हवा और मंजरियों का महोत्सव, कोकिल की कू, हिरणों की दौड़। तुम्हें जो पसंद थे भेड़िए, भेड़ियों से धीरे धीरे जंगलाते आदमी, समूची हरियाली को धुआं बनाते विस्फोट। तुमने बना दिया है सबको अंधा बहरा, आकाशगामी हो गए हैं सब, कोलाहल में डूबे, वाणी विहीन। अब भी समय है, बाकी है भविष्य अभी, खड़े हो जाओ अंधेरों के खिलाफ, वेद मंत्रों के दाता, पहचानो अपनी धरती अपना आकाश। देखिए वर्णन कहाँ पर किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। ये वर्णन जो है ये कहीं न कहीं जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता है, प्राकृतिक जो सौंदर्यता है उसको मिटाने वालों पर कहा गया है, उसको मिटाने वालों पर कहा गया है। प्राकृतिक सौंदर्यता, तुम नहीं चाहते थे क्या फूल खिले, आतंकवादियों पर है। इसी तरह से तो मैं आपको बता रहा था कि भाव कहीं जाते हैं बात कुछ होती है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, पहले परीक्षा में कई बार आया है, आप इसको समझे। गहनता से जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तुम नहीं चाहते थे क्या फूल खिले, तुम नहीं चाहते थे कि फूल खिले, भौरे गूंजे, प्रकृति सुंदर हो, प्रकृति में भौरों की आवाज आए, मधुकर बोले, तितलियां उड़े। नहीं चाहते थे तुम्हें ये नहीं पसंद था, किनको? जो देश में मानवता को मिटाने के लिए उतारू हो रहे थे। तुम शरदावकाश, वसंत की हवा, शरदावकाश में वसंत की हवा, तुम्हें शरदावकाश में, सर्दी के समय में जो हवा थी वह मंजरियों का महोत्सव, मंजरियों का यानी कि मंजरियां होती हैं जहां पर आम पक जाते हैं, आम तैयार हो जाते हैं। मंजरियों का महोत्सव, कोकिल की कू, हिरणों की दौड़, ये सब प्राकृतिक सौंदर्यता है। तुम्हें तो पसंद थे भेड़िए, तुम्हें ये सब पसंद नहीं थे। तुम्हें तो वनों के अंदर 2 प्रकार की शोभा होती है, एक तो प्रकृति की शोभा होती है, एक उसके अंदर भेड़िए होते हैं जो कुछ एक जो जानवरों को मार देते हैं। तुम तो पसंद थे भेड़िए, भेड़ियों से धीरे धीरे जंगलाते आदमी। इस प्रकार की आदमियों का स्वभाव कैसा बताया है? जंगलाते, अर्थात जंगली जीवन जैसा आदमियों का, व्यक्तियों का स्वभाव। समूची हरियाली को धुआं बनाते विस्फोट,
संपूर्ण हरियाली को धुआं से बनाते विस्फोट। तुम ही बना दिया है सबको अंधा बहरा, तुमने सबको अंधा और बहरा बना दिया है। आकाशगामी हो गए सब कोलाहल में डूबे, वाणी विहीन। सारा वातावरण भी बदल गया है। आपको जो पसंद थे वो प्राकृतिक सौंदर्यता नहीं थी, आपको तो जंगल की तरह से, जंगली जानवरों की तरह से रहना पसंद था। अब भी समय बाकी है, भविष्य अभी। लेखक कहता है, कवि कहता है, अब भी समय है, आपको सुधरना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आतंकवादियों को खड़े हो जाओ अंधेरों के खिलाफ। अब लोगों को समझा रहा है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इस प्रकार के जो अज्ञानी लोग हैं, जो अंधेरे में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। वेद मंत्रों के ध्याता, वेद मंत्रों का ध्यान करने वाले, पहचानो अपनी धरती अपना आकाश। अपनी धरती और अपने आकाश की पहचान करो, समझो। जब तक आप अपनी धरती और आकाश की पहचान नहीं करोगे तब तक इनसे नहीं लड़ पाओगे। इसलिए हमें इनसे लड़ना अति आवश्यक है। प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आतंकी विस्फोटों से क्या क्या परिणाम होते हैं। देखिए, आतंकी विस्फोटों से लोग बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं, मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक बात बताई है कि जो पैरा पढ़ाया जाता है, प्रश्न के आंसर उत्तर उसी में मिलेंगे आपको। आतंकवादियों को धरती से कौन कौन से रूप नहीं लुभाते। देखिए, शुरू में ही बताया था, आतंकवादियों को धरती से ये बहुत ही वासंती मौसम, फूल, भंवरे, तितलियां, नीला आकाश और वनों में फल फूल, कोयल की कूकू, कोयल की आवाज, कूक और हिरणों की दौड़ कुछ भी पसंद नहीं है उनको। ये अच्छी चीजें नहीं लगती। आज से स्पष्ट किए, तुम्हें पसंद थे भेड़िए और धीरे धीरे जंगलाते। तुम्हें तो पसंद थे भेड़िए, धीरे धीरे जंगलाते आदमी, और धीरे धीरे जंगलाते हुए आदमी। कहता है कि तुम्हें तो पसंद थे धीरे, तुम्हें तो इस प्रकार के भाव। आतंकवादियों को भेड़ियों जैसे अत्याचारी मनुष्य पसंद थे, जैसे संवेदनाहीन लोग, जिनमें किसी प्रकार का आंतरिक मन में कोई भाव जागृत न हो, इस प्रकार के तुम्हें पसंद थे। अब भी समय है कहकर कवि ने कि क्या अपेक्षा करता है। कवि अपेक्षा करता है कि शायद अब भी ये लोग अत्याचारी भेड़िए समझ जाएंगे और लोगों को किसी तरह दुख नहीं देंगे। काव्यांश के आधार पर वसंत ऋतु के सौंदर्य का सब चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। काव्यांश के आधार पर वसंत ऋतु का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। वसंत की हवाएं मादक है, चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, रंग बिरंगी बसंत बहार चारों तरफ खिल रही है, चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा है। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य होता है। अब आते हैं अगले में, ये हमारा 10वां जो पैरा है प्यारे विद्यार्थियों, 10वां देखेंगे। 10वें पैरे में आइए, हम इनके साथ साथ और भी बहुत सारी पुस्तकों में जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आपके लिए, उनको भी समझाएंगे। स्नायु, अस्थि मज्जा तुम्हारे हों इस्पाती, इस्पात की तरह मजबूत हों, शक्तिशाली हों। देह तुम्हारी लोहे की हो, ये अगला पैरा है आपके लिए। देह तुम्हारी लोहे की हो, स्नायु तुम्हारे हों इस्पाती, अस्थि मज्जा, आपका जो शरीर है वह इस्पात जैसा हो, लोहे के समान हो। युवकों, हे युवाओं सुनो, जवानी तुम में आई आंधी सी अर्राती, एकदम जवानी तुम्हें एक झटके में आ जाए। अब तुम चलो चलो ऐसे, तुम ऐसे ऐसे चलो जैसे गति में तूफान समेटे, जैसे गति के अंदर तूफान सिमटता आ रहा हो संकल्प तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में इस प्रकार के दृढ़ संकल्प हों, युग युग के अरमान समेटे, सारे युग के बहुत सारे बहाव समेटे हुए। और आंत्र आंत्र हिंद महासागर सा, हिमगिरी जैसी चौड़ी छाती, अंतर हिंद महासागर सा, महासागर सा अंतर हिंद भारत,
हिमगिरी जैसी चौड़ी छाती हो आपकी, हिमालय जैसी। जग जीवन के आसमान में तुम मध्याह्न सूर्य से चमको। मध्याह्न दोपहर का। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ें। तुम मध्याह्न से सूर्य से चमको, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। तुम अपने पावन चरित्र से, तुम अपने पवित्र चरित्र से क्या कर दो? उज्जवल दर्पण जैसे दमको। जैसे उज्जवल, बड़ा सुंदर जो दर्पण होता है, आईना होता है, शीशा होता है, उसके समान दमको। सांस सांस को झंझा जैसी रहे कर्म ज्वाला भड़काती। सांस सांस को झंझा तूफान जैसी रहे, कर्म ज्वाला भड़काती रहे, पैदा करती रहे भाव। जनमंगल की नई दिशा में, जनमंगल लोगों के लिए फायदा करने वाली, लाभ करने वाले नई दिशा में तुम जीवन की धार मोड़ दो। तुम जीवन की धार मोड़ सकते हो, तुम सबको चुनौती दे सकते हो। युवाओं को संबोधित है, भारत के युवाओं को संबोधित है। यदि व्यवधान चुनौती दे, यदि व्यवधान रुकावट, यदि अवसान बीच में किसी प्रकार की बाधा आए, चुनौती दे, तुम उसकी गर्दन मरोड़ दो। तुम उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे नष्ट कर सकते हो। ऐसे सबक सिखाओ उन जिनको याद करे युग युग संगाती। ये युग युग का आने वाला, संघात करने वाला आने वाला युग उनको याद करे। ऐसे सबक सिखाओ, ऐसे उनको आप ज्ञान दो, ऐसा भाव दो, स्नायु तुम्हारे हों इस्पाती, तुम्हारे स्नायु बहुत मजबूत बने, इस्पात के समान बने। प्यारे विद्यार्थी इसमें प्रश्न है, देखिए युवकों के लिए फौलादी शरीर की कामना क्यों की गई है? युवकों के लिए फौलादी शरीर की कामना इसलिए की गई क्योंकि भाई अपने संकल्पों को पूरा करें, हर बाधा को संघर्ष से टक्कर ले सके, बहुत ही दुर्गम से दुर्गम स्थान पर जा सके, कठिन से कठिन कार्य कर सके। किसकी गर्दन मरोड़ने को कहा गया है और क्यों? किसकी गर्दन मरोड़ने को कहा गया है और क्यों? देखिए, शुभ मार्ग पर अपने आप को चुनौतियों की गर्दन मरोड़ने के लिए कहा गया है। और बलिष्ठ युवकों को चाल ढाल के बारे में क्या बताया गया है? बलिष्ठ युवकों के अब चले तो उसमें आंधी के समान गति हो, उसका चरित्र सूरज के समान दमकता हो, और विश्वास हिमालय के समान बड़ा मजबूत हो, दृढ़ हो, शक्तिशाली हो। और युवकों की तेजस्विता के बारे में क्या कल्पना की गई? युवकों की तेजस्विता के बारे में कल्पना की गई कि वे दोपहर के सूरज के समान चमके, उज्जवल दर्पण के समान चमके। उस पंक्तियों को दृढ़ कीजिए जिनके में कहा गया है कि युवक अपने जीवन में लोक कल्याण को लगा दे। जनमंगल की नई दिशा में तुम जीवन के धार मोड़ दो, यदि व्यवधान चुनौती दे तुम उसकी ये पंक्ति आपके लिए। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये युवाओं के लिए, युवाओं की शक्ति के लिए, युवाओं की ताकत को संबोधित करते हुए, आह्वान करते हुए इस प्रकार का पैरा है। इसका भाव, इसका आंतरिक भाव समझ गए होंगे। इसके बाद में अगला भी जो है पैरा है वो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, समझाने वाला है। नए युग में विचार की नई गंगा कहाओ तुम। ये भी युवाओं को संबोधित है, ज़्यादातर युवाओं को संबोधित और प्रेरणादायी होते हैं। नए युग में विचारों की नई गंगा कहाओ तुम, कि अब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में नहाओ तुम। अगर तुम ठान लो तो आंधियों को मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो गगन के तोड़ सकते हो, तारे तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। तुम्हारे बाहुबल पर विश्व को भारी भरोसा है, उसी विश्वास को फिर आज जन जन से जगाओ तुम। बहुत अच्छी बात कही गई है। युवाओं को संबोधित, नई युवा पीढ़ी को, भारत की ताकत को, भारत की शक्ति को, भारत की युवा पीढ़ी जो देश को आगे बढ़ाने में कार्य कर रही है, उसके लिए पैरा है कि नए युग की विचार, नए युग, नए जो हमारा युग चला है उसकी सद्भावनाओं की नई गंगा, गंगा से मतलब पवित्र भावनाएं कहाओ तुम युवाओं को, कि अब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में ना हो तुम। इनके जीवन में सब कुछ बदल दे ऐसे तूफान में ना हो तुम। अगर तुम ठान लो तो
यदि तुम ठान सको तो आंधियों को मोड़ सकते हो, आंधियों को तूफानों को मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो सारे गगन के तारों को भी तोड़ सकते। अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने, यदि तुम ये विचार मन में दृढ़ संकल्प कर लो तो इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी जोड़ सकते हो। एक अपने प्रसिद्धि, सुयश कीर्ति प्रसिद्धि का एक नया अध्याय भी जोड़ सकते हो कि हमने जीवन में बहुत श्रेष्ठ बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तुम्हारे बाहुबल पर विश्व को भारी भरोसा है, तुम्हारे बाहुबल पर, शक्ति पर, ताकत पर विश्व को, संसार को बहुत भरोसा है। उसी विश्वास को फिर आज जन जन में जगाओ तुम, उसी विश्वास को, उसी भाव को प्रत्येक जन के अंदर जगाने का प्रयास करो तुम। आगे कहता है कि पसीना तुम अगर इस भूमि पर में मिला दोगे, अगर पसीना तुम इस भूमि में मिला दोगे, करोड़ों दीनहीनों को नया जीवन दिला दोगे। तुम्हारी देह के श्रम शिखरों से शक्ति है इतनी, कहीं भी धूल में तुम फूल सोने से खिला दोगे। कितनी अच्छी बात कही है, कविता पढ़ते पढ़ते समझ में आ रही है। पसीना तुम अगर इस भूमि पर अपना मिला दोगे, अर्थात परिश्रम इतनी करोगे, श्रम मेहनत इतनी करोगे तो करोड़ों दीनहीन कमजोर लोगों को नया जीवन दिला सकते हो। तुम नए, उनको भी एक नई प्रेरणा दे सकते हो। तुम्हारे देह के श्रम शिखर पसीनों में शक्ति है इतनी, कहीं भी धूल में तुम फूल सोने के खिला दोगे, तुम सोने के फूल खिला दोगे। नया जीवन तुम्हारे हाथ का हल्का इशारा है, इशारा कर वही इस देश को फिर लहलाओगे तुम। यानी कि ये कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन के अंदर आप यदि आगे बढ़ोगे तो सारे भारतवर्ष को, सारे विश्व को बहुत अच्छा बना सकते हो। प्रश्न है, यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या क्या कर सकते हैं? यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ से निश्चय कर ले तो वे बड़े से बड़े संकटों को नष्ट कर सकते हैं। नवयुवकों से क्या क्या करने का आग्रह किया जा रहा है? नवयुवकों से क्या क्या करने का आग्रह किया जा रहा है? नवयुवकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे नए पवित्र विचारों का प्रचार प्रसार करें, वे क्रांति के रास्ते चुने, वे क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़े। युवक यदि परिश्रम करें तो क्या लाभ होगा? युवक यदि परिश्रम करें तो करोड़ों दीनहीन भारतीयों को सुख समृद्धि प्राप्त होगी, देश लहला उठेगा, विश्व भर में उसकी मान सम्मान बढ़ेगा। और आज से स्पष्ट कीजिए, कहीं भी धूल में तुम फूल सोने के खिला दोगे। विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी तुम जो है धूल में फूल खिला सकते हो। यानी कि कवि कहता है कि नवयुवकों को घोर परिश्रम करके सुख समृद्धि की फसल तैयार कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। काव्यांश में कोई एक मुहावरा चुनकर उसके वाक्य का प्रयोग कीजिए। गगन के तारे तोड़ना आया था ना, कि गगन के तारे तोड़ सकते हो, और गगन के तारे तोड़ने से अभिप्राय है आप सब कुछ संभव कर सकते हो, आपके मुट्ठी में है। यदि नवयुवक ठान लें तो तारे तोड़कर ला सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में एक नई दिशा दे सकते हैं। इस तरह से युवाओं को संबोधित ये बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी। इसके बाद हमने देखिए यहाँ तक करीब करीब 11 स्टैंजे कर लिए, 11 हमने गद्यांश पद्यांश पढ़े हैं, पद्यांश काव्यांश 11 पढ़े हैं पठित बोध। इन 11 को समझ करके ध्यान से समझें, सोचें, एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हम कंप्लीट कराएंगे। अगले वीडियो में भी हम इसको समझाएंगे आगे से, यानी कि 12वें से 12 पेज और 12वें से हम आगे चलेंगे। आप ध्यानपूर्वक समझें, देखें, ज़रूरी है। अपनी कॉपी बनाइए, पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए सबसे स्वर्णिम अवसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगले वीडियो के आने तक के लिए आपको नमस्कार।